लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि कंपनी सिर्फ 15 वर्षों के लिए भारत में आई थी, बट यह कंपनी 1947 तक कैसे रुक गई। इस लेक्चर में इसको सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि यह कंपनी के जो केंद्र थे, इट मीन जिसको हम लोग फैक्ट्री स्थापित बोलते थे, वह कंपनी का केंद्र दक्षिण भारत में कैसे विस्तार हुआ, और यह कंपनी का केंद्र जो था वह उत्तर मुगल काल में कैसे विस्तार हुआ, क्योंकि उस भारत में मुगलों का शासन था, इसलिए वह जो कंपनी तो उत्तर मुगल काल में कैसे विस्तृत हुई, कैसे उसका फैला हुआ, यह पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले यह कंपनी सबसे पहले कितने वर्षों के लिए आई थी? 15 वर्षों के लिए आई थी, ठीक। लेकिन यह कब तक रही थी? 1947 तक। कैसे? जो कंपनी 15 वर्षों के लिए थी वो 1945 में कैसे रह गई थी? कैसे, क्यों 15 वर्षों के लिए आई थी? मैं बताया था, एक चार्टर अधिनियम के द्वारा वहां की महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया था, बोला था कि आपको सिर्फ 15 वर्षों के लिए भारत से व्यापार करना है। लेकिन 1609 में, एक्चुअली ये 1600 में भारत आए थे, ठीक। एक दिन को छोड़ दिया जाए तो 1601 में, बट 1600 में आए थे भारत, ठीक ना, 31 दिसंबर 1600 को। और ये इट मीन्स इन लोगों को 1615 तक भारत में रहना था, बट 1609 में ही जो ब्रिटेन के महाराजा थे, ब्रिटेन के किंग थे जेम्स, तो उन्होंने क्या किया, महाराजा जेम्स, राजा जेम्स ने क्या किया, ठीक ना, कि 1609 में इसको अनिश्चित काल के लिए कर दिया। जो ये अवधि 15 वर्ष की थी, उन्होंने बोला यह अवधि 15 वर्ष की नहीं, यह अवधि अब अनिश्चित काल के लिए देगा। अनिश्चित काल मतलब कि आप जब तक चाहे तब तक भारत से व्यापार कर सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं आपको कहा है कि नहीं आपको इतने वर्षों तक शासन करना, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब तक चाहे तब तक भारत से व्यापार कर सकते हैं। तो यहाँ से यह हम लोग ये क्लियर होता है कि भारत में जो कंपनी सिर्फ 15 वर्षों के लिए आई थी, वह 1947 तक कैसे रुक गई थी। So hello everyone, once again you all welcome in आर्ट्स एजुकेशन। तो अब हमने यह पढ़ लिया कि यह कंपनी 15 वर्षों से 1947 तक कैसे रुक गई थी। अब क्या पढ़ना है? उत्तर मुगल काल और दक्षिण भारत। उत्तर मुगल काल में मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ेंगे? जहांगीर के और औरंगजेब के बारे में, क्योंकि मुख्य रूप से इन्हीं के शासनकाल में ज्यादातर विस्तार हुआ था। शाहजहां के शासनकाल में कुछ ज्यादा विस्तार नहीं हुआ था, ठीक ना। तो शाहजहां के शासनकाल में ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं था, एक्चुअली सब नॉर्मली फ्लो कर रहे थे, सब नॉर्मली चल रहे थे। इसलिए जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तर मुगल काल, ठीक। उत्तर मुगल काल किसको कहते हैं? अकबर के बाद का जो शासन काल आता है, हम उसी को जनरली उत्तर मुगल काल में लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि जो जिसमें अकबर के बेटों का शासन आता है, तो हम लोग उसी को जनरली उत्तर मुगल काल में लेते हैं। तो सबसे पहले आता है जहांगीर, ठीक। तो हमने लास्ट लेक्चर में जहांगीर को डिस्कस कर लिया था, बट रिवीजन के लिए मैं इसको इसमें मेंशन किया हूँ, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने सिर्फ बताया था, जनरली मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन सिर्फ बोला था, उसको लिखा नहीं था मैंने। तो इस लेक्चर में इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया, शायद बहुतों को समझ में आया। तो हमने पढ़ा था जहांगीर के दरबार में कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस सबसे पहली बार कब आया था? 1608 में, जब इन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगाने का प्रयास किया था, बट वह फैक्ट्री लगाने की अनुमति जहांगीर ने नहीं दी थी, क्योंकि वहां पे स्थानीय विवाद शुरू हो गए जब इसकी बात चली। तो उसके कैप्टन हॉकिंस दोबारा आया, कुछ मुगल तहजीब और तुर्की भाषा सीखकर। देन आफ्टर जहांगीर ने उसको 400 का मनसब दिया, 400 का मनसब दिया और साथ में इंग्लिश खान की उपाधि दी, ठीक। क्योंकि एक अंग्रेज था और मुगल तहजीब जानता था, इसलिए उसको इंग्लिश खान की उपाधि दे दी, और बोला कि जाकर आप थॉमस एल्डवर्थ, जो सूरत में एक जगह है, वहां पे आप व्यापारी कोठी बना सकते हैं। उससे पहले मैंने बोला था कि जो ये व्यापारी कोठी सूरत में बनी थी, कब बनी थी? 1613 में। लेकिन उससे पहले 1611 में व्यापारी कोठी इन्होंने कहा बना ली थी? आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। कहा बना ली थी? मसूलीपट्टनम में। बट यह जो कंपनी थी वो एज यह जो फैक्ट्री थी वो नॉर्मली थी, ये कोई अस्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित नहीं हुई थी। बट जो 1613 में स्थापित सूरत में इन लोग की फैक्ट्री थी, वो इन लोग की प्रथम फैक्ट्री, अस्थायी फैक्ट्री मानी जाती है। यह पश्चिम भारत की सबसे पहली फैक्ट्री थी और जो सूरत में स्थापित हुई थी, और यह जो फैक्ट्री थी वो अस्थायी रूप से की गई थी। ये तो ऐसे नॉर्मली रेगुलरली में ऐसे ये लोग कर लिए थे स्थापित, इसका कोई वैल्यू नहीं था। बट 1613 में इन लोग की अस्थायी रूप से इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित हुई, ठीक।
एक और बात, 16 से 11-12, ठीक, 16 से 11-12 में जो अंग्रेज कप्तान वेस्ट और मिडलेटन, ये दो अंग्रेज कप्तान थे। इन्होंने क्या, सवाली एक जगह है, क्या है, सवाली एक जगह है, यहाँ पर पुर्तगालियों से युद्ध किया और पुर्तगालियों को हरा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। 16 से 11-12 में अंग्रेज के दो कप्तान थे, वेस्ट और मिडलेटन। नाम याद रखेंगे, वेस्ट और मिडलेटन। इन्होंने कहा क्या किया था, पुर्तगालियों को हरा दिया था। कहा, सवाली में। सवाली एक जगह है, वहां पर उन्होंने क्या किया था, सवाली में पुर्तगालियों को हरा दिया। कब, 16 से 11-12 में किसने हराया था, वेस्ट और मिडलेटन ने। उसके बाद ये पता है हमें, टॉमस रो जो जेम्स का राजदूत आया, जेम्स का, वो आया था भारत में, ये आया था 1615 में। इसने मुगल बादशाह जहांगीर को इम्प्रेस कर लिया था और इसने पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इतना हमने कल डिस्कस कर लिया था, इसको रिवीजन। आज हम मुख्य रूप से दक्षिण भारत और औरंगजेब, दक्षिण भारत में जो फैली थी, इनके केंद्र के व्यापार जो हुए थे, जो इनका विस्तार हुआ था दक्षिण भारत में, और औरंगजेब का विस्तार, यह मुख्य रूप से हम दो आज पढ़ेंगे, ठीक। 1939 फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास ले लिया, ठीक। चंद्रगिरी के जो राजा थे उनके अधीन मद्रास था, तो 1939 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से क्या कर दिया, महाराष्ट्र को ले लिया। और फोर्ट सेंट जॉर्ज जगह था दक्षिण भारत में, ठीक, वहां पर क्या किया, इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। तो दक्षिण भारत में ये दो मुख्य काम अंग्रेजों ने किए थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक, 1661 में, ठीक, 1661 ब्रिटेन के राजकुमार, जो जवान छोकरा था, ठीक, मतलब जवान लड़का था, भी राजकुमार था, चार्ल्स प्रथम, और पुर्तगाल की एकदम प्यारी सी जवान राजकुमारी थी, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। इन दोनों का क्या होता है, विवाह होता है, ठीक, विवाह होता है, बाद में पति पत्नी बन जाता है, ठीक ना। तो ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स प्रथम और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा का विवाह होता है। तो विवाह हुआ तो भाई कुछ तो दहेज देना पड़ेगा ना। तो पुर्तगालियों ने बम्बई को दे दिया। बम्बई बोला कि देख भाई, बम्बई मेरे बाप की है, मैं बम्बई को दे, मतलब बम्बई इनकी बाप की थी, इसलिए बाप की क्या थी, बम्बई पुर्तगालियों की थी, उन्होंने दान दे दिया। तो रॉकी भाई बोलता है ना, बम्बई तुम्हारी बाप की है क्या, तो पुर्तगाल ने बोला यस ब्रो, बम्बई हमारी है, हमारे बाप की नहीं, हमारी है, ठीक, नहीं इनकी बाप की थी। क्योंकि इनसे पहले जो पुर्तगाली 1661 में थे, उससे पहले भी पुर्तगाली आ चुके थे। तो ये बोले यस ब्रो, पुर्तगाली हमारे बाप की है, इसलिए हम उसको दहेज में दे रहे हैं। और ये चार्ल्स प्रथम बोलेगा पुर्तगाली मेरे बाप की नहीं, पुर्तगाली मेरी है, क्योंकि ये मुझे दहेज में मिली है, ठीक। तो ये क्या करेगा, अब चार्ल्स प्रथम तो ब्रिटेन में रहता है, तो ये क्या बोलते हैं, चार्ल्स प्रथम बम्बई को लेकर तो कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ उखाड़ ना पाएगा, इसलिए उसने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। बोला कि देखिए कंपनी, हम आपको 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर हम आपको इस कंपनी को दे देते हैं, आपको जो व्यापार करना है, जो करना है आप कीजिए, ठीक, बस हमको जो करना है वो कीजिए, ठीक ना, बस वार्षिक 10 पाउंड हमको देते रहिएगा। तो कंपनी ने बोला ठीक है, हमें डन है। तो गोराल्ड ओगियर एक व्यक्ति था, गोराल्ड ओगियर, उसने क्या किया, बम्बई को सबसे पहले मुंबई किया, बम्बई को सबसे पहले क्या किया, मुंबई किया, ठीक। बम्बई की जगह क्या की, बम्बई में मुंबई की स्थापना की। देखो जो बम्बई था ना, पहले क्या होता था, जिसको हम लोग अभी महाराष्ट्र बोलते थे, वो एक्चुअली में पहले क्या था, बम्बई, ठीक। बम्बई में एक जगह को बना दिया मुंबई, और बम्बई बाद में बन गया महाराष्ट्र, ठीक। तो कुछ ऐसा ही था, ठीक। मद्रास, पता है ना, हम लोग आंध्र प्रदेश वाले इलाके को कहते थे, ठीक। तो मद्रास, सॉरी कर्नाटक वाले इलाके को कहते थे हम लोग मद्रास, ठीक। मद्रास बम्बई वाले क्षेत्र को नहीं कहते थे। बम्बई बाद में महाराष्ट्र बन गया। बम्बई में एक जगह मुंबई की स्थापना किसने की, गोराल्ड ओगियर ने। 1687 में सूरत से मुंबई, मतलब आपको पता है कि 1613 में इन्होंने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, सूरत में स्थापित की थी। बट जब बम्बई इनको मिल गया पूरा, जिसको बाद में बम्बई में इन्होंने मुंबई की स्थापना की, किसने, गोराल्ड ओगियर ने, तो उसके बाद बोला कि हम सूरत में क्यों रखे, उतने से छोटे थॉमस एल्डवर्थ में क्यों रखे हम अपनी व्यापारी कोठी, हम वहीं पे अपना कोठी क्यों रखे। इसलिए उन्होंने 1687 में सूरत से मुंबई को ही अपना केंद्र बना लिया। बोले पूरा मुंबई इनकी, पूरी बम्बई इनकी, बोले कि हम छोटे से जगह में रखे, इससे अच्छा हम बड़े जगह पर रखेंगे अपना केंद्र और बहुत ज्यादा विस्तार करेंगे।
तो इन्होंने क्या किया, सूरत से मुंबई अपना केंद्र बना लिया। और यही कारण था कि इन्होंने जो ये केंद्र बनाया तो सारा व्यापार यहीं से हुआ, सारे व्यापारी यहीं पे चले गए, जितने भी उद्योगपति थे वो मुंबई में चले गए। यही कारण है कि मुंबई आज इतना आगे है, डेवलप्ड है इंडिया में। मुंबई यही कारण है, क्योंकि उन्होंने मुंबई को ही क्या बना लिया था, अपना केंद्र बना लिया था, ठीक ना। तो कैसे आपको मतलब कोई पूछे कि मुंबई इतना विकसित क्यों है, मुंबई इतना डेवलप्ड क्यों है, तो रीजन ये है कि अंग्रेजों ने 1687 में मुंबई को अपना केंद्र बना लिया और यहीं से व्यापार शुरू हुआ। समझे, 1947 इतना तक चला था। तो इसलिए जितने भी औद्योगिक केंद्र है सबसे ज्यादा मुंबई में ही पाए जाते हैं। ठीक, रीजन क्लियर हो गया। तो ये था इनका दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में इन लोगों ने इतना ही किया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है दक्षिण भारत में। हाँ, उत्तर मुगल में इसके बाद सिर्फ औरंगजेब का पढ़ना है। उसके बाद एक ये जो टॉपिक है अंग्रेज का, जिसमें मतलब ये जो टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारत में यूरोपियों के आगमन, तो यूरोपियों के आगमन से रिलेटेड अंग्रेज का टॉपिक औरंगजेब तक जाकर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको जब फ्रेंच आएंगे तब आपको अंग्रेज के बारे में भी ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। मतलब आप सोचेंगे फ्रेंच में अंग्रेज को क्यों पढ़ने को मिलेगा, तो आपको पता है पुर्तगाल आए थे, ठीक, डच आए थे, डचों ने युद्ध लड़ा था बेदरा का, ठीक ना, 1759 में 1759, तो उसमें हार गए थे अंग्रेजों से ये, ठीक। तो उसको हम लोग कवर करेंगे। देन आफ्टर उसको नहीं, सॉरी, उसको तो हमने कवर कर लिया है ना, लेकिन उससे पहले 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। वानदिवास का युद्ध हुआ था 1757, बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, इसको भी कवर करना है, बट ये अभी बाद में है। फ्रेंच के साथ इनका 3 वॉर होता है, ठीक, एंग्लो फ्रेंच वॉर, तो उसको भी कवर करना है। तो उसमें इन लोग का इसके बाद का, ठीक ना, औरंगजेब के बाद का, औरंगजेब में ये लोग क्या करेंगे, खूब विस्तार करेंगे, विस्तार करेंगे, विस्तार करेंगे। उसके बाद 1664 में ही फ्रेंच भी आते हैं और 1668 में उनकी कंपनी स्थापित होती है। तो फ्रेंच को डिस्कस करेंगे। अभी हमें क्या डिस्कस करना है, औरंगजेब के बारे में, क्योंकि औरंगजेब ने क्या क्या किया। तो उत्तर भारत में हमने क्लियर कर लिया जहांगीर को, जहांगीर के काल में कैसे इनकी केंद्र का विस्तार हुआ था, ठीक, अंग्रेजों का। अब एक लास्ट टॉपिक बच गया है औरंगजेब। इसके बाद भारत में यूरोपियों के आगमन के क्रम में अंग्रेजों का समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे जब फ्रेंच का पढ़ेंगे तो अंग्रेजों का उसमें डिटेल्स मिलेगा, ठीक ना। तो उस समय हमें पता चलेगा कि बाद अंग्रेजों का विस्तार कैसे हुआ। उसके बाद जब बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में प्लासी के युद्ध और बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे, और बंगाल में द्वैत शासन, इलाहाबाद की संधि, तो उसमें पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये कंपनी भारत में अपना एकाधिकार कर लेती है, ठीक ना। तो 1651, ठीक, 1651 बंगाल में प्रथम फैक्ट्री जो कि हुगली में इन्होंने स्थापित की। इन्होंने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री कब स्थापित की थी, 1611 में। लेकिन पहली फैक्ट्री अगर हम पूछते हैं, ठीक ना, तो भी और सूरत ही मानते हैं। जो 1611 में उन्होंने की थी मछलीपट्टनम में, उसको कोई फैक्ट्री नहीं माने थे, बट वो भी था ना, इसलिए 1611 में उनकी पहली स्थापित हुई थी फैक्ट्री। और 1613 में उनकी सबसे पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित हुई थी। उसके बाद ऐसे ही करते करते उनके 1651 में उन्होंने बंगाल में भी एक फैक्ट्री खोली, ठीक, हुगली में। तो एक यहाँ पर एक बहुत ही इमेजिंग बात आती है, ठीक, शासन किसका चल रहा है, औरंगजेब का, ठीक। तो शाह शुजा जो कौन था, औरंगजेब का बड़ा भाई था, ठीक ना। शाह शुजा जो था वो औरंगजेब का बड़ा भाई था, और औरंगजेब के बाप का क्या नाम था, शाहजहां, सॉरी भूल गया था मैं, ठीक। तो शाहजहां का बड़ा बेटा था, औरंगजेब का बड़ा भाई था, ठीक। तो ये इसने क्या किया ना, इसने जो निशान होता है जिसको हम लोग शाही मोहर कहते हैं, आपने सीरियल्स में भी देखे होंगे, वेब सीरीज में, शाही मोहर, किसी भी फरमान कोई भी लेकर आएगा, आप उस पर जब शाही मोहर मार देंगे तो वो पारित हो जाता है। अभी जैसे हमें लोकसभा में कोई कानून पारित करते हैं, ठीक, तो उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर चाहिए भी और न भी हो तो भी पारित हो जाएगा, ठीक, लेकिन लोकसभा में ले जाना पड़ता है। वही बात है, अगर उस समय राजा की शाही मोहर लग जाए कैसे भी तो पारित हो जाता है। तो वही निशान क्या किया अंग्रेजों ने शाह शुजा से ले लिया, ठीक, और व्यापारिक अनुमति, जब निशान मिल गया तो क्या मिला, उनको व्यापारिक अनुमति मिल गई। तो 3000 के वार्षिक कर पर इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। कहाँ पर, हुगली में, बंगाल में, ठीक। 1668 1668 अंग्रेज बनाम मुगल, इट मीन्स ब्रिटिश vs मुगल, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है ना, अब देखो
कि सब कुछ अंग्रेजों से ही करवा रहे हैं और 1667 में सब कुछ ये लोग मुगल से करवा रहे हैं और 1667 में ये लोग मुगल से लड़ जाते हैं। तो उसमें औरंगजेब था, औरंगजेब क्या करता है, इन लोगों को हरा देता है। औरंगजेब जब हरा देता है, ठीक ना, तो औरंगजेब हुगली और मसूलीपट्टनम जो था क्षेत्र इन लोग के अधीन, वो क्या करता है, उससे छीन लेता है। किनसे? अंग्रेजों से। क्या छीन लेता है? हुगली और मसूलीपट्टनम का जो क्षेत्र था। कब? 1668 में, जब अंग्रेज बनाम मुगल हुआ था, ठीक ना, अंग्रेज वर्सेस एंग्लो वर्सेस मुगल, एंग्लो मुगल वॉर बोल सकते हैं, या ब्रिटिश वर्सेस मुगल जब हुआ था, तो उसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। तो उसमें हुगली और मसूलीपट्टनम का जो आदि क्षेत्र था उसने क्या किया था, औरंगजेब ने छीन लिया था। किससे? अंग्रेजों से। उसके बाद 1698, बट जब छीना था तो अंग्रेजों ने क्या की, जब देखा कि भाई अंग्रेज हार गया, हमारे रिश्ता इनसे खराब होगा, तो अंग्रेजों ने माफी मांगी कि हमें माफ कर दीजिए, इसमें हमारी गलती थी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सब वगैरह वगैरह, ठीक ना। तो अंग्रेजों ने क्या की, इनसे माफी मांग ली, ठीक। 1698 में 3 गांव, बंगाल में 3 गांव, कालीकट, सुल्तानाती और गोविंदपुर। कालीकट बाद में जाकर कलकत्ता बनता है, ठीक ना, कालीकाता बनता है, कालीकाता से कलकत्ता, ठीक ना, कालीकाता से कलकत्ता, कलकत्ता से कोलकाता, या फिर कोलकाता से कलकत्ता, ठीक ना, मतलब ऐसे ही नाम चला, ठीक ना, कालीकट से कालीकाता, कालीकाता से कोलकाता, कोलकाता से कलकत्ता, ऐसे इसका नाम चेंज होता गया। तो कालीकट, सुल्तानाती और गोविंदपुर 3 गांव लिए, ठीक। जॉर्ज चरनाक ने कलकत्ता फोर्ट विलियम की स्थापना की। ये एक नॉर्मल सी बात है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1717 इंपॉर्टेंट फर्क है हम लोग। 1717 फारूकसियर क्या करता है, एक शाही फरमान जारी करता है। क्या करता है? शाही फरमान, मतलब जो उस समय सत्ता में रहती है, जो मुगल उसमें सत्ता में थे, तो उन्होंने एक शाही फरमान जारी किया। किसने? फारूकसियर है। तो शाही फरमान के तहत 3000 रुपये वार्षिक कर जो बंगाल से आना था, 10,000 रुपया वार्षिक कर सूरत से इन्हें चाहिए था, और अंग्रेज इसको डन भी कर दिए थे। तीसरा, बम्बई में जो मैं बोला था, बम्बई को इन्होंने अपना केंद्र बना लिया। तो बम्बई में जो ये सिक्के ढाल रहे थे ना, उन सिक्कों को ना ये मुगल साम्राज्य में चलाने की क्या देता है, आज्ञा दे देता है। मतलब बोलता है कि आप बम्बई में जो छाप रहे हैं, मतलब तो सब छापा थोड़ी है, उसमें तो ढाला रहता था ना, सोने के सिक्के होते थे, चांदी वगैरह ये सब के सिक्के होते थे। तो बोले कि आप बम्बई में जो सिक्के ढाल रहे हैं, आप हमारे राज्य इट मीन मुगल साम्राज्य में चला सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है। तो उनको आज्ञा मिल जाती है ऐसे। और अंग्रेज जो थे भारत में बैठ गए, इट मीन भारत में वो क्या हुए, चारों तरफ फैल गए। दक्षिण भारत में भी फैल गए, उत्तर भारत में भी फैल गए, बता दिए, ठीक। पश्चिम भारत में भी ये फैल ही गए थे, क्योंकि सूरत पश्चिम भारत में ही आता है। तो कैसे ये भारत में अपना विस्तार कर लिए, ये पता चला। और अब युद्ध करके क्या, अब ये क्या करेंगे, युद्ध करेंगे और क्षेत्र जीतना शुरू करेंगे। तो 1664 में फ्रेंच आते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक ना, कि भारत में फ्रेंच का आगमन कैसे हुआ। और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एंग्लो फ्रेंच वॉर, मतलब अंग्रेज और फ्रांस के बीच, अंग्रेज और फ्रेंच के बीच जो युद्ध लड़े गए थे, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। जो अंग्रेजों का आगमन था, इट इज भारत में यूरोपियों के आगमन के तक जो हमें अंग्रेजों का आगमन पढ़ा था, वो यहीं पर समाप्त होता है। इससे ज्यादा डिटेल्स में हम आगे जो लेक्चर्स पढ़ेंगे उसमें इन लोगों के बारे में आते जाएंगे, क्योंकि ये तो अभी मात्र क्या एट एंड 1717 की बात की है, ठीक। और 1668, 1698, 1717 ये सिर्फ इन लोग का पढ़ा है। जब हम लोग फ्रेंच का पढ़ेंगे तो उसके बीच में ये लोग भी टांग अड़ाएंगे, ठीक ना। तो उस समय इनका भी कुछ और पढ़ने को मिलेगा उस टाइम का। तो ऐसे करते करते जैसे हम अपना लेक्चर आगे बढ़ाएंगे, वैसे ही हम आएगा पढ़ते जाएंगे कि कैसे इनका भारत में विस्तार होते गया, ठीक। और एट द एंड, अंत में, जब 1757 का बैटल ऑफ प्लासी होता है, प्लासी का युद्ध होता है, तब प्लासी के युद्ध में पूर्ण रूप से भारत में स्थापित हो जाते हैं, ठीक। और बक्सर के युद्ध के बाद इनके सामने कोई भी दूसरी शक्ति नहीं थी जो इनके सामने टिक पाए। तो प्लासी के युद्ध के बाद और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद ये पूर्ण रूप से भारत पर एकाधिकार कर लेते हैं, ठीक। ये मैंने पहले ही बता दिया, बट कैसे करते हैं वो हम आपको जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। क्योंकि एक फैक्ट है, जो 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उस प्लासी के युद्ध में पता है क्या हुआ था,
हमें पता है कि वो ब्रिटिश और इंडिया के बीच में हुआ था, ठीक ना। जो उसमें इंडियन थे जो शासन कर रहे थे, तो इसमें जो इंडिया था वो 90 to 95% उस युद्ध को जीत चुका था। समझ रहे हो ना, 90 to 95% इंडिया उस वॉर को जीत चुका था। बट एक वाक्य बोले तो वन सेंटेंस, उस वन सेंटेंस के कारण ये ब्रिटिश उस युद्ध को जीत गए, ठीक ना। वो क्या था वो जब पढ़ेंगे तो बताएंगे कि वो कौन सा वाक्य था जिसके कारण इंडिया जो जिस युद्ध को 90 to 95% जीत चुका था, ब्रिटिश उस युद्ध को कैसे जीत गए। तो मिलते हैं आपसे आगे लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।